के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुरू हुआ पितृपक्ष, 16 दिनों का होगा इस बार पितृपक्ष। पिशाच मोचन पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बीएचयू के LBC-SU छात्रावास में 80 कमरों का ताला तोड़कर कराया गया खाली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने ACM चतुर्थ को सौंपा ज्ञापन। 2 पाली में क्लास चलाने पर जताया विरोध। और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न। समापन सत्र में शामिल हुए CM योगी। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू के LBS छात्रावास में लगातार दूसरी बार अभियान चलाकर कुल 80 कमरों का ताला तोड़कर कमरा खाली कराया गया। बीएचयू के छात्रावासों में लगातार अवैध तरीके से छात्रों और बाहरियों के रहने की सूचना आ रही थी। ऐसे में लगातार कैंपस में बन रहे अराजक माहौल में भी इनका नाम आ रहा था, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों को नोटिस भी जारी की गई थी। नोटिस जारी करने के बाद ही छात्रावास का रूम खाली नहीं करने पर सोमवार को एक बार फिर प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में बीएचयू की टीम ने लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल के 80 कमरों का ताला तोड़ दिया। इससे पहले शनिवार को भी 50 कमरों का ताला तोड़ा गया था। इस संबंध में प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैं देख रहा हूं कि हॉस्टल में अवैध तरीके से करीब 80% छात्र रह रहे हैं। जिनके नाम पर रूम अलॉट है वह बेचारे बाहर रहने को मजबूर है और अवैध छात्रों और बाहरियों का हॉस्टल के कक्षों पर कब्जा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टल के सभी वार्डन के साथ बैठकर एक मसौदा तैयार हुआ कि हॉस्टल में जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस पर हमने सभी को एक नोटिस जारी की और हॉस्टल खाली करने को कहा। उसके बाद शनिवार को 50 रूम जिनके ताले बंद थे उनकी वीडियोग्राफी कराते हुए ताला तोड़वाया गया। हॉस्टल में ताला टूटने के बाद हॉस्टल के रूम में कहीं लैपटॉप, किताबें, किचन का सामान, डंडे तो किसी रूम में खाली शराब की बोतलें मिली। इन सभी चीज़ों को हॉस्टल के वार्डन के पास जमा करा दिया गया है। अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इसी क्रम में सोमवार को 80 कमरों के ताले तोड़े गए हैं, जबकि कुछ कमरों का ताला खुला छोड़कर छात्र जा चुके हैं। बाबा लाड भैरव की बारात यात्रा रथ पर रजत मुखौटे के साथ निकाली गई। बारात के स्वागत में लगातार पुष्प वर्षा होती रही और लोगों ने अपने दरवाजे से ही बाबा की आरती उतारी। सोमवार को काशी के न्यायाधीश अनादिकालेश्वर बाबा श्री कपाल भैरव प्रसिद्ध श्री लाड भैरव जी के विवाह उत्सव का आयोजन किया गया। श्री कपाल भैरव अथवा लाड भैरव प्रबंधक समिति की ओर से दोपहर 2 बजे हर तीरथ स्थित इन्ना माई की गली से आचार्य पंडित रविंद्र त्रिपाठी के आचार्यत्व में मुख्य यजमान उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाबा श्री के रजत मुखौटे का षोडशोपचार पूजन अर्चन कर बारात शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद बाबा श्री के रजत मुखौटे को भव्य स्वर्णाकर्षण रथ पर विराजमान कराया गया। रथ पर सवार होते ही बाबा अपने अद्भुत रूप में सुशोभित हो रहे थे। बाबा के विशाल मुखौटे के दमकते नेत्रों की आभा देखते ही बन रही थी। सड़क मार्ग पर बाबा के रथ के चौओर ओर जुटे भक्तों का उत्साह देखने लायक था। हर ओर से लाड भैरव बाबा की जय, हर हर बम बम के गगनभेदी उद्घोष हो रहे थे। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए भक्तों को रथ पर चढ़ाकर बाबा की आरती पूजन करने की अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके आस्थावान पीछे नहीं रहे। मार्ग पर रथ बाबा के भक्तों ने अपने अपने घरों, दरवाजों, चबूतरों से दूर से ही बाबा की आरती कर अपनी आस्था प्रकट की। छतों व बरामदों से महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर बारात का अभिनंदन किया। मार्ग में परंपरागत आरती करने वाले शिवम अग्रहरी ने बताया कि इस वर्ष लघु मेले का स्वरूप देखने को मिला। रास्ते में पड़े सभी मंदिर सजाए गए थे। हम सभी ने बाबा की आरती कर कामना की कि शीघ्र कोरोना महामारी की जड़ मूल से विनाश हो, ताकि प्रत्येक वर्ष पूरे हर्षोल्लास वातावरण में यह त्योहार हम मना सके। डमरूनाथ के साथ चलती रही बारात। श्री लाड भैरव डमरू दल का 51 सदस्यीय समूह दीपक के नेतृत्व में डमरूनाद करते हुए भव्यता के साथ बारात के साथ चल रहे थे। बारात अपने निर्धारित मार्ग विश्वेश्वरगंज, भैरवनाथ चौराहा, भैरवनाथ मंदिर, जतनबर, कतवापुरा, अंबिया मंडी, बलुआ बीर, हनुमान फाटक, तेलियाबाग से होते हुए नौवार पोखर स्थित लाड भैरव बाजार में जनवासे के लिए कुछ क्षण के लिए रुकी। तदुपरांत जलालीपुरा मार्ग से कज्जाकपुरा स्थित मंदिर प्रांगण में पहुंची। पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का प्रयास किया गया। बारात
मध्यम गति से चलती रही, जिससे दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन मिल सके। बारात को कहीं भी रोका नहीं गया। सामान्य समय में 2 किलोमीटर लंबी बारात शोभा यात्रा को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगभग 12 घंटे का समय लगता था, जबकि इस बार मात्र 3 घंटे में बारात मंदिर परिसर पहुंच गई। समिति के अध्यक्ष हरिहर पांडे ने बताया कि इस बार समस्त आयोजन कोविड को देखते हुए सांकेतिक रूप में किया गया। से बाबा का विवाह समारोह होते चला रहा है, जो निर्धारित मार्ग निर्धारित समय के अनुसार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बाबा का बारात 3 बजे पूर्वाह्न निकलेगा और संभवतः 5 बजे तक हम लोग कपाल भैरव अथवा लाल भैरव तीर्थ स्थल पर पहुँच जाएंगे। बारात में क्या क्या रहेगा? बारात में अब कोविड-19 के तहत बहुत विशेष तामझाम नहीं किया गया है। सारा कार्य सांकेतिक हो रहा है और कम से कम संख्या में हम लोग बारात में जा रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह संपन्न हुआ। सत्र में सीएम योगी भी शामिल हुए। बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन 5 प्रस्ताव लाए गए, तो एक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह वर्ष अमृत महोत्सव का है, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। ऐसे में अनुसूचित जाति मोर्चा के भी प्रदेश के 75 जिलों में निकलना चाहिए। सरकार की ढांचागत विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री की ओर से आए प्रस्ताव को अधिवेशन के समापन सत्र में बैठे मोर्चे के पदाधिकारियों ने एक स्वर में पास कर दिया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भोला सिंह ने मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 दिवसीय अधिवेशन में आयोजित हुए 6 सत्रों के बाबत जानकारियां मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि एक निंदा तो 2 धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही 5 प्रस्ताव लाए गए थे। 6वां सत्र समापन का था। पहला प्रस्ताव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास था। इसमें केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को मिले लाभ पर प्रकाश डाला गया। दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा डॉक्टर अंबेडकर व अनुसूचित जाति के अपमान के षड्यंत्र का था। इसमें मोर्चा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस की निंदा की। तीसरा राष्ट्रीय समरसता दिवस तथा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का प्रस्ताव आया। चौथा प्रस्ताव राजनीतिक व सामाजिक समानता के सराहनीय प्रयास और 5वां प्रस्ताव मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण की सौगात आया। सभी प्रस्ताव पास हो गए। समापन समारोह के अंत में व्यवस्था में लगे लोगों का आभार व्यक्त किया गया। अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य व संचालन अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने किया। दुनिया में जो कुछ भी कही है इस महाकाव्य में है और जो इसमें ये भारत का कोई सकता है। कृष्ण देवान इतिहास कहाँ पैदा हुआ? भारत का मध्यकाल भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने एसीएम चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा। 2 पाली में क्लास चलाने का पुरजोर विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में 8 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को प्रेषित मांग पत्र आज सोमवार को वाराणसी के जिला मुख्यालय पर एसीएम 4 को सौंपा गया। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों द्वारा शिक्षक कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर पहुंचे वीरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जो 2 पाली में क्लास चलाने की बात कही जा रही है उसे ख़त्म कर शिक्षकों से 4.5 घंटे की प्रतिदिन काम लिया जाए। साथ ही वित्त विहीन शिक्षकों का जो समझौता 2019 में हुआ है उसके अनुसार मांग पूरा किया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों सहित कुल 8 मांगें हैं जो मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सही आप कह रहे हैं। ऐसा है कि आज का जो कार्यक्रम है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना हुआ है। आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के हर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर हो रहा है। ये दिवस होकर के शिक्षक कर रहे हैं। कारण कभी 2 अगस्त की जो विद्युत राजाज्ञा जो निकली शासन की तरफ से कि विद्यालयों में 8 घंटे ड्यूटी अध्यापक रह के 2 पालियों में डबल पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी विरुद्ध है।
और इसका बराबर विरोध हो रहा है। अभी पिछले 8 अगस्त को शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया गया। आज इसी मुद्दे को उनको जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया गया है। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ ये भी मान्यता है कि जो लोग काशी से बाहर या काशी में अकाल प्राण त्यागते हैं तो उनको भी यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से मोक्ष मिल जाता है। यही वजह रही कि मोक्ष की नगरी काशी में देश के विभिन्न राज्यों से सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। मान्यता के अनुसार 21 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो 6 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। इस दौरान सनातन धर्म में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। अर्पण और तर्पण के साथ पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पावन कर्म है। श्राद्ध कर्म यह श्राद्ध कर्म संपन्न करने का समय है। पितृपक्ष अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन का समय पितरों का होता है। मोक्षदायिनी काशी में श्राद्ध कर्म की महत्ता का वर्णन पुराणों में उल्लिखित है। पितरों को मोक्ष गति प्राप्त हो ऐसी मनोकामना मन में लिए देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करने लोग वाराणसी आते हैं। पितृपक्ष के प्रारंभ होते ही वाराणसी का पिशाच मोचन और गंगा घाट श्राद्ध कर्म करने वालों से पट जाता है। इस बार 16 रोज का पितरपक्ष लग रहा है। क्या खास होगा इसमें? खास क्या 16 रोज का पितरपक्ष लग रहा है। लोग अपने पितरों का क्रिया कर रहे हैं, कोई तर्पण कर रहा है, कोई पिंडदान कर रहा है, कोई त्रिपिंडी कर रहा है, कोई गया जा रहा है, कोई तिथि श्राद्ध कर रहा है। ये तो 16 रोज पितरों के लिए ही है। क्या कहना चाहेंगे लोग पितरपक्ष में रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? पितरपक्ष में बाल नहीं बनाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, गंदा भोजन नहीं करना चाहिए, पितरों को रोज तर्पण देना चाहिए। पहले जो भगवान को होता है, फिर जो है ऋषि का होता है, ऋषि के बाद तब पितरों को होता है। इस तरीके के तर्पण देने के बाद अमावस्या के दिन इनको पिंडदान करके ब्राह्मण को भोजन करा के गरीब दुखिया को बांट कर कुछ धर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में सबसे ज्यादा महत्व अपने पूर्वजों को जल देने का होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के शास्त्रों में श्राद्ध कर्म का वर्णन मिलता है। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना और विषम परिस्थितियों में हुई मृत्यु वालों के लिए पितृपक्ष की द्वादशी के दिन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के परिजनों के मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है तो उनको अमावस्या के दिन इसी विधि को करना चाहिए। सापत्नी रायबरेली से आया हुआ हूँ। यहाँ पिशाच मोचन कुंड में ये प्रथा है कि जो गया जाता है प्रथम पिंडदान यही करता है, जिससे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। और यहाँ पे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को देखते हुए सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। मैं अति प्रसन्न हूँ। जय हो विश्वनाथ बाबा काशी की। किस तरह का पूजा पाठ हुआ, विधि विधान से करते हैं, क्या होता है? यहाँ पिंडदान हुआ। मेरे पिता पितामह दादी माँ नाना नानी के पक्ष का यहाँ विधिवत पिंडदान किया गया है पिशाच मोचन में, और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक,
कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने चांदमारी स्थित अपने कैंप कार्यालय पर भाजपा के 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां आयोजित पत्रकार वार्ता में गिनवाई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आज चांदमारी एड़ी स्थित अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां विस्तार से बताई। साथ ही अपने विधानसभा शिवपुर विधानसभा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुर विधानसभा शाही विधानसभा के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि सबसे अत्यधिक अगर विकास की बात की जाए तो वह हमारे विधानसभा में हुआ है। उन्होंने बताया कि रिंग रोड हमारे ही विधानसभा में है, जो कि वाराणसी के सभी अगल बगल के जनपदों को जोड़ती है। और साथ ही यह भी बताया कि किस शिक्षा, सड़क, बिजली सभी मायनों में अब जमीन पर दिख रही है। साथ ही उन्होंने विधानसभा में क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर विपक्षियों द्वारा तंज कसने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे कांग्रेस, सपा या बहुजन समाज पार्टी ट्विटर की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अब इन्हें सोचना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह अपना वजूद कैसे बचा पाएंगे। वहीं ये पूछे जाने पर कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सत्ता पक्ष के करीब 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। इस पर कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल मीडिया के लिए मनोरंजन वाले नेता बन के रह गए हैं। थर्ड फेज, जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा, पूरा का पूरा हिस्सा मैं समझता हूं कि बनारस जनपद के अंदर हमारी विधानसभा में आने वाले वक्त में 5 साल 10 साल के अंदर पूरी की पूरी नई काशी को जो बसाने की परिकल्पना, जो संकल्प हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वो इसी रिंग रोड के आसपास ही नई काशी बसाने का जो हम लोगों का सपना है वो यहीं पर बसने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया स्तर की सड़क ये रिंग रोड जो हम लोगों के सामने है, ये हमारी विधानसभा में जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा है। आज 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती मनाई जाएगी। स्वदेशी जागरण मंच अखिल भारतीय स्तर पर करेगा अर्थ चिंतन 2021 का आयोजन। साथ ही 23, 24 व 25 सितंबर को 3 दिवसीय वेबिनार का भी आयोजन होगा। हरिहर नाथ त्रिपाठी सभागार सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कविता मालवीय ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच अखिल भारतीय स्तर पर अर्थ चिंतन 2021 का आयोजन करने जा रहा है। पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती 25 सितंबर के अवसर पर 3 दिवसीय वेबिनार 23 व 24 व 25 सितंबर 2021 को सायं 6 बजे से 8 बजे तक होगा। इसे राष्ट्र, प्रदेश व जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रत्येक नगर खंड तक तकनीकी माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इन 3 दिनों में 6 वक्ता आर्थिक उन्नयन हेतु भविष्य में भारत का मार्ग कैसा हो पर विचार व सुझाव रखने वालों में नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार, भूपेंद्र यादव केंद्रीय रोजगार मंत्री, बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद, रूपेंद्र एस सोटी प्रबंध निदेशक, अमूल व GR चिंतावा चेयरमैन नाबार्ड होंगे। दिवसीय कार्यक्रम है 23, 24, 25 पंडित दीनदयाल जी के जन्म शती पर यह आयोजन किया जा रहा है और इसमें काफ़ी देश के प्रबुद्ध लोग भाग ले रहे हैं, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी, भूपेंद्र यादव जी और राजीव कुमार जी, आचार्य बालकृष्ण जी और रूपेंद्र एस सोधी जी, श्री TV मोहनदास पई, प्रोफेसर आशिमा गोयल जी, प्रोफेसर नागेश कुमार जी और श्री श्रीधर बेम्बू जी। 9 लोग हैं और इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी अपने प्रश्नों का जवाब इसमें मांग सकते हैं, जो उनकी क्वेरी होगी वो कर सकते हैं।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आसाम राइफल की साइकिल रैली आज वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर पहुंची। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आसाम राइफल्स का साइकिल रैली आज वाराणसी के भारत माता मंदिर पहुंची। इस तरह की साइकिल रैली पूरे देश में निकली हुई है। आसाम राइफल्स की साइकिल रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी, जहां पर रैली का समापन किया जाएगा। साइकिल रैली के नेतृत्वकर्ता मेजर सुधन ने बताया कि रैली का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करना है। शिलांग से इसकी शुरुआत हुई है और रास्ते में सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के धरोहरों को देखना है। इससे सभी जवानों को खुशी होती है और एक अलग ऊर्जा मिलती है। आज सभी जवान भारत माता मंदिर पहुंचे हैं। असम राइफल्स के जवान ने बताया कि भारत माता मंदिर भारत क्या पूरे विश्व का अनोखा डायमेंशनल मंदिर है, जो अखंड भारत को दर्शाता है। जिस समय हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय ऐसा मंदिर बना, इसके जैसा कोई मंदिर नहीं है। मेन उद्देश्य है साइकिल रैली का, ये जो हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अंडर द बैनर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस प्रकार आके 75 रैलियाँ आके पूरे देश के कोने से निकला हुआ है, जो आके 2 अक्टूबर को फ्लैग इन होगा राजघाट न्यू दिल्ली में। तो हमारा जैसे आसाम राइफल की टीम से हम लोग 5 सितंबर को डीजे या शिलोंग लाइट कोर्स से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था, और इस दौरान हम लोग इन रूट जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स मिल रहे हैं हमको, उनको आके फेलिसिटेट करना, साथ ही साथ जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो आके फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड हैं, उनको विजिट करना और वहाँ पर आके स्वच्छ भारत अभियान का भी प्रमोशन करना। श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन होगा, जो 22 से 28 सितंबर तक चलेगा। मोक्ष की नगरी काशी में कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति, तर्पण एवं मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ दिनांक 22 से 28 सितंबर तक सायं 4 से 7 बजे श्रृंगेरी मठ महमूरगंज वाराणसी में आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति एवं मोक्ष तथा जनसाधारण में सनातन धर्म के मूल्यों, आदर्शों तथा संस्कृति का भागवत कथा के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए समाज में एकता, अखंडता तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, जिसमें सर्वप्रथम समाज को, तत्पश्चात संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधते हुए देश को उन्नति के शिखर पे ले जाया जा सके। इस कार्यक्रम में व्यवस्था प्रमुख एवं जाने माने पर्यावरणविद एवं समाज सेवी सचिन मिश्र जी ने बताया कि दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के माध्यम से कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति एवं मोक्ष की कामना के साथ ही समाज में सनातन धर्म के आदर्शों तथा सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए समस्त बनारस वासियों से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ने का निवेदन भी किया। अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट द्वारा श्रीमद् महाभागवत कथा जो है 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक किया जा रहा है, जो कि प्रमुख कथावाचक वृंदावन के हमारे से परम आदरणीय पंकज शास्त्री जी द्वारा ये आयोजित है। ये श्रृंगेरी मठ में किया जा रहा है। श्रृंगेरी मठ में शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक भागवत कराने का जो मेन उद्देश्य है, जो भी कोरोना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनकी अमृत आत्माओं की शांति के लिए, उनको तर्पण देने के लिए ये मेन प्रायोजन है इसका। पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 150 मरीजों को परामर्श, जांच एवं दवाओं के साथ इलाज किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत रविवार को सुबह निःशुल्क मेडिकल कैंप में लगभग 150 मरीजों को परामर्श, जांच एवं दवाओं के साथ इलाज किया गया। सायंकाल सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में एक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन गठिया रोग विषय पर होटल मदीन कैंटोनमेंट में किया गया। संगोष्ठी में प्रमुख युवा गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान मिश्रा ने बताया कि शरीर के जोड़ों का देखभाल बहुत जरूरी है। यदि किसी भी जोड़ में दर्द 3 सप्ताह से ज़्यादा है तो गठिया रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, जिससे जोड़ों को बचाकर अपंगता से निजात पाया जा सकता है। बढ़ती उम्र में वजन नियंत्रण कर घुटनों को ठीक कर रखें। सही समय पर इलाज के लिए गठिया रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। तो ये बताना है कि आर्थराइटिस हमेशा से आम थी, फोकस अभी आर्थराइटिस पे ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, जब क्योंकि ये रूमेटोलॉजी स्पेशलिटी आ गई है। तो सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि आप सही स्पेशलिस्ट के पास जाएं, या जिस डॉक्टर के पास जाएं उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि वो पेशेंट को एजुकेट करे कि किस डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले यही करना है। ये क्यूरेबल है कि नहीं है? क्यूरेबल, हम आज तक की हमारी जितनी बीमारियां अगर आप उसको ध्यान से देखें तो सिर्फ इन्फेक्शंस क्यूरेबल है। आपको बॉडी में कीटाणु आया, मलेरिया हुआ, आपने उसको दवा दे के मार दिया, वो क्यूरेबल है।
बाकी सारी जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये मैनेजेबल है, वो दवाओं पे मैनेज हो सकती है। इसी तरह रूमेटॉइड भी है, वो दवाओं पे मैनेज हो सकती है। इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है विदाउट डिफॉर्मिटी, इजीली मैनेजेबल। घुटने के जो दर्द हैं वो असाध्य हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं लोग। तो प्राथमिक उपचार क्या अपने से भी कुछ है, उसके एक्सरसाइज वगैरह डॉक्टर? उसमें ये ध्यान देना होता है कि जैसे इंडियन टॉयलेट्स, हमारे तरफ बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि पैर मोड़ के बैठना, ये सब हमको अवॉइड करना होता है, क्योंकि घुटने में 2 बोन्स हैं, वो आपस में लड़ने लगती हैं। तो पैर मोड़ के ना बैठें, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ओपी सिंह ने किया, संचालन डॉक्टर दिनेश कुमार और धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों में डॉक्टर समीर राठौर, डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर एम.ए. अजहर, डॉक्टर शैलेश मालवी, डॉक्टर विनय पांडे, डॉक्टर एस.के. जायसवाल, डॉक्टर सुभाष गुप्ता, डॉक्टर ओपी सिंह आदि उपस्थित थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय पहाड़िया से 15 सदस्यों की साइकिल रैली निकाली गई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में श्री सुभाष चंद्रा पुलिस महानिरीक्षक मध्य सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लखनऊ के देखरेख में सोमवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 95वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय पहाड़िया से सहायक कमांडेंट श्री सुजन यादव व श्री अनुपम सिंह के नेतृत्व में 15 सदस्यों की साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में शामिल रिजर्व पुलिस बल के सदस्यों के चेहरे पर देशभक्ति के भाव साफ दिख रहे थे। इस रैली के मुख्य अतिथि ईजी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी साइकिलों पर देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा था। मुख्य अतिथि महोदय ने इस अवसर पर कहा कि साइकिल रैली का मकसद गर्व के उन पलों को याद करना है जिनमें भारत की आज़ादी का इतिहास जुड़ा है। हमारी युवा पीढ़ी स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष तथा इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण कर सके, साथ ही उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र के निर्माण को गति प्रदान कर सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समाज के हर वर्ग के लोगों द्वारा अलग अलग कार्य किया जा रहा है। हमारे सेना के लोग, CRPF के लोग भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लोग जानें, आज़ादी के संघर्ष काल को लोग समझें, कैसे आज़ादी मिली इसको जानें और आज़ादी का मतलब क्या है ये भी समझें। इस भाव को लेकर के यहाँ की बटालियन द्वारा यह आयोजन किया गया है। इसके बारे में मेरा कहना ये है कि जाना भी है कि 75वां हमारा साल है आज़ादी का, और सबसे बड़ा कॉन्साइज ये है कि 75 वीक पहले क्योंकि 2023 को 15 अगस्त को ये पूरा 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो 15 या 75वें वीक पहले 21 मार्च 2021 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर 12 मार्च तो ये पद यात्रा का ध्वज दिखाई। साइकिल रैली के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवान देश के युवाओं को स्वतंत्र सेनानियों की वीर गाथाओं को सुनाएंगे। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन के गुमनाम नायकों के किए गए बलिदानों से भी अवगत कराएंगे। इस अवसर पर 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट श्री अनिल कुमार वृक्ष और अन्य अधिकारी व जवान काल भैरव मंदिर के महंत योगी योगेश्वर एवं अनिल कुमार सिंह अध्यक्ष सृजन सामाजिक विकास न्यास, श्री विनय कुमार शाखा भारतीय स्टेट बैंक, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कबीरचौरा जालपा देवी मार्ग स्थित श्री पातालपुरी संकट हरण हनुमान जी का भव्य श्रृंगार हुआ, जिसमें भंडारे का आयोजन हुआ। कबीरचौरा जालपा देवी मार्ग स्थित श्री पातालपुरी संकट हरण हनुमान जी का भव्य श्रृंगार व कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। संकट हरण हनुमान जी का वार्षिक श्रृंगार आकर्षण फूलों से सजाकर किया गया। उक्त अवसर पर एक अखंड मानस पाठ व विसारे का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। भंडारे में काफी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक व भक्तजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीनानाथ यादव, बबलू यादव, बच्चा श्रीवास्तव, विनोद यादव ने अपना सक्रिय योगदान दिया। आज हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पे विगत कई वर्षों के भांति इस वर्ष भी फल श्रृंगार बाबा का विभिन्न प्रकार के फूलों से सजा के किया गया है, जिसमें कल दिनांक 18 तारीख से सायंकाल से रामचरितमानस का पाठ अनवरत चलता आया और आज शाम को 5 बजे करीब समाप्त हुआ है। उसके तदुपरांत बाबा का भव्य श्रृंगार कर पूजा करने के तदुपरांत अभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो देर रात तक चलेगा।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।